हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सचिन पांडे एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन में। देखिए दोस्तों, हम लोग यूपी टेट और सी टेट को लेकर मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं हर एक वीडियो में। मेरी ये चौथी वीडियो है इस सब्जेक्ट पर, मेरी चौथी वीडियो है ये। और साथ साथ अगर आपने पिछली तीनों वीडियोस देखी है तो आपको पता होगा कि हम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं और एक एक टॉपिक से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक रहने वाला है वह ज्योमेट्री रहेगा। क्या टॉपिक रहेगा हमारा? ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री यानी ज्यामिति। जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा ज्यामिति। ठीक है, ज्यामिति हमारा टॉपिक रहेगा और ज्यामिति के टॉपिक से ही हम कुछ लगभग 8-10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और बहुत ही बढ़िया ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं यूपी टेट में, खासकर ज्योमेट्री से क्वेश्चन आते हैं, ज्यामिति से क्वेश्चन आते हैं। तो आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कम से कम देखिए, मैं आपको यहाँ पे प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि एक पेपर में 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए हैं। तो आप सोचिए कि आपके यहाँ पर 3 नंबर तो क्लियर यहाँ से हो गए। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें, एक एक क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से हम लोग करने वाले हैं। तो अब आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने साथियों में, साथ साथ कमेंट करके बताएं कि वीडियो पसंद आई है या नहीं, कहाँ किस जगह पर इंप्रूव करने की जरूरत है। अगर आप हमें सुझाव देंगे तो पता चलेगा, थोड़ा सा और वीडियो इंप्रूवमेंट होके आएगी अगली बार। तो इसलिए आप सुझाव जरूर दिया करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो देखिएगा दोस्तों, एक एक करके क्वेश्चन इधर छप के आएगा और हम उसको इस साइड में सॉल्व करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा डिजिटली होते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर छप के आएगा, आप लोग पढ़िएगा। मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन पेपर है पूरा। क्वेश्चन पेपर क्या यूं कहिए कि सेट है मेरे पास, उनमें से मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, लेकिन एक ही टॉपिक पे क्वेश्चन करेंगे। ज्यामिति की रचनाओं से, कोणों से संबंधित कुछ प्रश्न आज हम हल करने वाले हैं। पहला प्रश्न यहाँ स्क्रीन पर आपके सामने दिख रहा होगा। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और देखिए 2018 में ये क्वेश्चन यूपी टेट में पूछा गया है। तो मैं यहाँ पर बना देता हूं जो रचनाएं हैं। दिए गए चित्र में ए बी समांतर है सी डी के, ऐसे आपकी बनी हुई है। ए बी और सी डी 2 रेखाएं बनी हुई है। ए बी और सी डी 2 रेखाएं बनी हुई है। ठीक है, ए बी और सी डी, और कहा गया है ए बी और सी डी समांतर है। तो मैंने समांतर रेखाएं ही बनाई है। जहां पर कंसेप्ट लगेगा मैं कंसेप्ट आपको समझाने का पूरा प्रयत्न करूंगा। ठीक है, एक लाइन ऐसी बना दी उन्होंने और एक लाइन ऐसी बना दी है। अब इसमें जो एंगल दिए गए हैं वो ध्यान से देखिएगा। ये पी क्यू है, ये एम एन है, हमारी क्या है? एम एन। और इसमें भाई, इसमें बाबू जो एंगल दिए गए हैं, ये वाला दिया है 110 अंश और ये वाला दिया है एक्स अंश और ये वाला एंगल आपको दिया गया है यहाँ पर वाई अंश और ये एंगल है 120 अंश। ठीक है, चलिए ये हमारा क्वेश्चन है। हमसे कहा गया है इस क्वेश्चन में हमें निकालना है y डिग्री माइनस एक्स डिग्री कितना होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। y अंश यानी y में से x घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा वो हमसे पूछा जा रहा है। आपके सामने ऑप्शन भी दिए गए हैं। अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वैसे बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए, यहां पर कंसेप्ट ये होता है बाबू कि जब भी दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, 9th क्लास पढ़िएगा, आपका एनसीईआरटी की 9th क्लास की जो बुक है आप उसको देखेंगे, बिल्कुल ये कंसेप्ट आपको देखेगा। जब भी दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो हमारे यहाँ पर कोणों के कुछ युग्म बराबर होते हैं। कोणों के कुछ युग्म कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो बाबू देखो, मैं यहाँ पर कोण डाले दे रहा हूं 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 5 6 7 और ये 8। ठीक है, ये हमारे कुछ कोण मैंने लिख दिए यहाँ पर। तो देखिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। कोण 1 बराबर होगा कोण 3 के। ठीक है, और कोण 6 बराबर होगा कोण 8 के। 6 को बाद में लिखते हैं, पहले 5 वाला लिख लेते हैं। 5 बराबर होगा कोण 7 के। ऐसे ऐसे करके आप जो कोण लिखते हैं वो बराबर होते हैं। सिंपल समझाना चाह रहा हूं कि ऐसे ऐसे वाले कोण बराबर होते हैं। चारों एक्चुअल में बराबर होते हैं। देखिए, एक्चुअली ये चारों कोण बराबर होते हैं। ठीक है, 1 3 5 7, 1 बराबर 3 बराबर 5 बराबर 7, और इसी तरह 2 4 और कौन सा 2 4 और 6 8, 6 8, ये आपके बराबर होते हैं। 2 4 6 8 ये आपके बराबर होते हैं। आपको ये बस याद रखना है, 1 3 5 4 आपस में बराबर होते हैं, 2 4 6 8 आपस में बराबर होते हैं। इतना याद रखना है। बाकी आपको कौन सा कोण किसके बराबर है ये नहीं पूछा जाएगा। आपसे कोई थ्योरी नहीं पूछी जाएगी, आपसे आंसर पूछा जाएगा सवाल का सिर्फ। ठीक है, चलिए मैंने आपको बताया कि जब भी एक तिर्यक रेखा की बात हो रही है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सिर्फ एक तिर्यक रेखा की, यहाँ पर 2 बनी है, उनमें अभी समझ लेंगे हम लोग। देखो बाबू, यहां पर आप पाएंगे कि ये कोण 110 अंश अगर है तो ये ऐसे ऐसे करके बराबर होगा। मतलब ये यहां भी 110 तो यहां भी 110 होना चाहिए। ठीक है,
जब यहाँ पर 110 होगा तो ये देखिए एक रेखा बन रही है, एक रेखा, और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि एक रेखा पर बने दोनों कोणों को हम रैखिक कोणीय युग्म कहते हैं। इन दोनों का जोड़ होता है 180। तो भाई अगर इधर वाला, ध्यान से देखो, यहां इस रेखा में इस बिंदु पर इधर वाला कोण 110 है, तो ये कितना निकल के आएगा बाबू? 70। तभी तो 110 और 70 मिलाकर होगा कितना? 180 होगा ना। तो y का मान इजिली हमने फाइंड कर लिया, कितना? 70 माइनस x का मान और निकालना है। x का मान हमें यहां से मिलेगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर ये देखो ऐसे ऐसे कोण बराबर होंगे इस तिर्यक रेखा के लिए, समांतर वाली रेखा यही है, इस तिर्यक रेखा के लिए ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, मतलब ऐसे 120, तो यहां भी ये वाला कितना आएगा? 120। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि अगर ये 120 है तो इधर वाला कितना है भाई? पूरा रैखिक कोणीय युग्म जो आपका आएगा वो 180 के बराबर होना चाहिए, इनका जोड़। तो यहां पर 120 तो इधर होगा 60, तभी तो बनाएंगे मिला के पूरा 180। ठीक है, तो ये x का मान कितना होगा? 60 होगा भाई। देखो बहुत ही इजीली हमने निकाला, इनका डिफरेंस आ रहा है 10, यानी ऑप्शन कौन सा हमारा करेक्ट है? ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। यहाँ पर 10 हमारा आंसर है इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। जहां जहां जो कंसेप्ट चाहिए होगा मैं आपको बताऊंगा, आप ऐसे याद रख लें। ठीक है, एक बार फिर से समझा देता हूं, इसको मिटाने के बाद कंसेप्ट को जरूर याद रखें भाई, बिना कंसेप्ट के आप क्वेश्चन डील नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन के साथ। देखिए यहां पे हमारा 10 डिग्री आंसर है। मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि जब भी दो समांतर रेखाओं को, अच्छा समांतर रेखा क्या होती है? तो ऐसी रेखाएं जिनके बीच की दूरी सदैव समान रहे, ऐसी रेखाएं जिनके बीच की दूरी सदैव समान रहे समांतर रेखाएं कहलाती हैं। जब भी दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक यानी तिरछी रेखा काटती है तो यहाँ पर कुछ कोण बराबर होते हैं, उनको ऐसे जानते हैं हम। ये वाले कोण यानी ये ऐसे हम डाल लेते हैं पहले, 1 2 3 4, और यहाँ पर देखिए 5 6 7 और 8। तो भाई मेरे 1 3 और 5 7 यानी 1 3 5 7 आपस में बराबर होंगे, और 2 4 और 6 8 आपस में बराबर होंगे, 2 4 6 8 आपस में बराबर होंगे। इन्हीं से आपके सारे क्वेश्चन ये वाले निकल आते हैं। बस ध्यान रखना कि दो रेखाएं समांतर हो, उनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तब ये कंसेप्ट यूज करना। ठीक है, चलिए उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये पूरा मेथड समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा। अगला प्रश्न यहां हमारा लिख के आ रहा होगा, देखिए अगला प्रश्न। ठीक है अगला प्रश्न देखिए भाई, पहले ही मैं आपको बता दूं कि जो हमारा अगला प्रश्न है, ठीक है, वो बहुत ही उलझन भरा सवाल होता है। अगर आपने थोड़ी बहुत ज्योमेट्री पढ़ी है तो आप बहुत इजीली हल कर लेंगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन थोड़े से आपको फंसा सकते हैं, क्योंकि अगर आपने पढ़ाई नहीं की है तो आपको फंसा ही देंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, हम एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते यदि हमें दिया गया है। हम एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते यदि हमें दिया गया है। तो चार ऑप्शन में से अगर हमें क्या चीज दी जाए तो हम त्रिभुज नहीं बना सकते, ध्यान देना, क्या चीज दी गई हो तो हम त्रिभुज नहीं बना सकते। तो हमारा पहला ऑप्शन है दो कोण और एक भुजा। जब आपको दो कोण और एक भुजा दी जाती है तो आप त्रिभुज बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। हमारी रचनाएं जो शुरू होती हैं कक्षा 9 से शुरू होती हैं, और रचनाओं में मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जब भी हम किसी त्रिभुज की रचना करते हैं तो हमें यहाँ पर याद रखना, मैं पहले ही आपको मैं क्लियर कर देता हूं कि कम से कम एक भुजा चाहिए होती ही है। किसी भी त्रिभुज की रचना करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है एक साइड तो चाहिए ही, एक भुजा तो चाहिए ही है हमें। तो हमारा पहला ऑप्शन है कि दो कोण और एक भुजा दी जाए। आपको मान लो एक भुजा की लंबाई दे दी गई और दो कोण दे दिए गए, तो आप इजीली बना लेंगे। ठीक है, आप इजीली एक त्रिभुज बना लेंगे। बिल्कुल, आप देखिए पहले भुजा खींच लेंगे, फिर उस पर दोनों कोण बना देंगे तो एक त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, अब दूसरे ऑप्शन की अगर हम बात करें, देखिए दूसरे ऑप्शन की अगर हम बात करें, उसमें कहा जा रहा है कि केवल तीन भुजा दी गई हो। मान लो एक भुजा दे दी 6 सेंटीमीटर, दूसरी 7, तीसरी 8, तो आपने 6 सेंटीमीटर की ये भुजा खींच ली, प्रकार और पेंसिल में 8 सेंटीमीटर की दूरी भरकर यहाँ एक चाप लगाया और 7 से इधर एक चाप लगाया, और ये देखिए आपका त्रिभुज बनके रेडी है। आपका त्रिभुज बनके रेडी है, यानी अगर हमें तीन भुजाएं दी जाएं तब भी हम त्रिभुज बना सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हम त्रिभुज कब नहीं बना सकते, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ भी ये ऑप्शन भी हमारा नहीं सही होगा, इसमें तो हम त्रिभुज बना पाएंगे। अगला जो ऑप्शन है, अगला जो ऑप्शन आपका क्या है, अगला ऑप्शन है केवल तीन कोण। अब एक बात बताइए मेरे को आप कि आपको केवल तीन कोण दे दिए जाए। मान लीजिए यहाँ पर आपको भुजा की लंबाई ही नहीं दी गई है, सिर्फ कोण दिए गए हैं, तो आप कैसे बना लोगे ये बताओ। नॉर्मल सी बात, आप कैसे बना पाओगे किसी त्रिभुज को। तो हमारा यही ऑप्शन करेक्ट है, हम केवल तीनों कोणों से हम त्रिभुज नहीं बना सकते। ठीक है,
याद रखिएगा। और चौथा ऑप्शन है दो भुजा और उनके मध्य का कोण दिया जाए। जैसे आपको ये दे दिया गया 6 सेंटीमीटर और इस भुजा पर 60 अंश का कोण बनाती हुई 7 सेंटीमीटर की एक भुजा खींच दी हमने। देखिए हमें क्या दिया था, 6 सेंटीमीटर की एक भुजा, 60 अंश का एक कोण और 7 सेंटीमीटर की एक भुजा, यानी दो भुजाएं और उनके मध्य का कोण दिया जाए। तो आप कैसे बनाएंगे भाई, आप क्या करेंगे, एक 6 सेंटीमीटर का बेस खींचेंगे, इस पर 60 अंश का कोण बनाती हुई एक किरण खींचेंगे, उसके बाद यहां प्रकाल की नोक रखकर 7 सेंटीमीटर दूरी पर एक चाप लगाएंगे और इसको इससे मिला देंगे। तो भाई मेरे ये देखिए ट्रायंगल बनकर रेडी है, यानी इस वाले ऑप्शन से भी हम त्रिभुज बना सकते हैं। तो कौन से ऑप्शन से त्रिभुज नहीं बना सकते, दैट इज विकल्प नंबर सी, 3 कोण दिए जाए तब। एक भुजा चाहिए ही होती है, एक भुजा चाहिए ही है, ठीक है, हमारे एक भुजा दी जाए, हमारे पास एक भुजा कम से कम हो तब हम त्रिभुज बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है कि तीनों कोणों से त्रिभुज नहीं बना सकते, याद रखिएगा इस बात को। अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें दोस्तों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला हमारा देखिए प्रश्न है यहां पर अगला जो हमारा प्रश्न है, देखिए ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं ज्योमेट्री में कि 240 अंकों की एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी ने 240 अंकों की एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी ने 52 अंक अर्जित किया। कितने अंक 52 अंक अर्जित किए। पाई आलेख में इसका संगत कोण ज्ञात कीजिए। देखो एक पूरा, अगर हम एक पूरा व्रत बनाए, समझना मेरी बात को भाई, मेरे एक पूरा व्रत बनाए तो भाई ये पूरा व्रत होता है 360 अंश का। कितने अंश का होता है, 360 अंश का। अब देखिए आपको यहां पर दिया गया है कि 240 की अंकों की एक परीक्षा थी, यानी टोटल पूर्णांक 240 है। और 240 अगर हम ग्राफ बनाएंगे, पाई चार्ट बनाएंगे, पाई आरेख बनाएंगे, तो याद रखना पूर्णांक जो होता है 360 अंश के बराबर लिया जाता है हमेशा। यानी 240, या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं, हाँ 240 अंक बराबर हो गया 360 डिग्री। एक एक नियम जो कि मैंने पढ़ा दिया है, एक अंक कितने के बराबर होगा, 360 बटा 240, ठीक है 240 है, सॉरी कितना है 240, ठीक है, इतना डिग्री के बराबर हो जाएगा एक अंक। लेकिन हमारे जो विद्यार्थी महोदय थे, जो परीक्षार्थी थे, उन्होंने अंक कितने प्राप्त किए, 52। तो हम यहाँ पर एक एक नियम से हल कर रहे हैं। पहले हम एक निकाला, फिर एक के बाद ज्यादा की वैल्यू निकालने के लिए गुणा किया जाता है 360 बटे 240 और गुणा किसका करना है, 52 का। 52 अंक ही तो अर्जित किए थे, वेरी गुड, ठीक है। हमें इसको सॉल्व कर लेना है, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं और आपको बता देते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। एक बार और समझ लो, जो हमारा पूर्णांक था परीक्षा में वो हमेशा 360 अंश के बराबर लेना, क्योंकि पूरा जो पाई चार्ट में बनता है वो पूरा कोण 360 का होता है। फिर आप क्या करेंगे, एक अंक का मान जो आएगा ये नीचे चला जाएगा। एक एक नियम क्या कहता है कि अगर अधिक से कम में जा रहे हो तो भाग कर दो, और कम से अधिक में जा रहे हो तो गुणा कर दो। तो भाई मेरे एक अंक से 52 अंक में जब जाएंगे तो 52 का गुणा कर देंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 0 कट गया तो हमारे पास आया 36 बटे 24, 36 बटे 24 इंटू 52, ठीक है। तो 12 से काटो, 12 तिया 36, 12 दूनी 24, यहां से काटेंगे 26 और 3 का गुणा कर देंगे, 6 तिया 18, हासिल लगी 1, 3 दूनी 6 और 1 7, यानी 78 अंश 78 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है, 78 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहे हैं तो प्लीज वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें, लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। अगर थोड़ा स्पीड में हो रहा हो तो प्लीज कमेंट में बता दिया करो कि स्पीड में चल रहा है, मैं अगली वीडियो में थोड़ा स्लो कर दूंगा, ठीक है। वैसे भी आजकल आपने देखा होगा, आप भी करते होंगे ऐसा, ज्यादातर आप स्पीड में ही देखते होंगे। आपको ना एक लालसा रहती है, एक जिज्ञासा रहती है कि हम इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से जान लें। लेकिन मेरा मानना ये, अगर आप बेसिक से पढ़ रहे हैं तो आप आंसर जल्दी से जानने से पहले आप मेथड को जाना करें, कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा है, ठीक है। ये तरीका ज्यादा बेस्ट रहता है, क्योंकि आप दूसरे क्वेश्चन पर भी फिर अप्लाई कर पाएंगे वो मेथड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अगला क्वेश्चन आज की वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4, आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 4। और देखिए अभी पहले ही क्लियर कर दूं, ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है भाई, ये क्वेश्चन टफ है, दिल थाम के बैठिएगा इस क्वेश्चन को देखने के लिए। चित्र बना देता हूं पहले मैं, ठीक है। ये अपना रहा वृत्त यानी सर्कल। अब उन्होंने बोला है कि सर्कल में ना एक जीवा जा रही है, सॉरी एक स्पर्श रेखा जा रही है बाहर से ऐसे टच करती हुई, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा का उन्होंने नाम भी दे दिया P, और किस बिंदु पर टच कर रही है, A।
किस बिंदु पर? ए, पी ए और यहां पर क्यू, पी ए क्यू हमारी एक स्पर्श रेखा है। ये वृत्त का केंद्र है, यहां पर कहीं वृत्त का केंद्र क्या है? ओ। वृत्त का केंद्र आपका क्या है? ओ। और यहां पर कुछ जीवाएं बना दी उन्होंने ऐसे, एक ये जीवा है और एक यहां से ये जीवा है, ये डी है, ठीक है, और यहां से ये इन्होंने एक बनाया है, ये क्या है? सी है, और एक जीवा इधर बना दी। भाई बहुत सारी जीवाओं के साथ खेल गए। जीवा क्या होती है? जीवा वृत्त की परिधि को दो जगह पर जोड़ने वाली लाइंस जीवा होती है, ठीक है। ये हमारा कुछ लगभग ऐसा चित्र दिया गया है, समझ लीजिएगा, यही चित्र ऐसा दिया गया है। इस चित्र में एक चीज आपको दी गई है कि कोण सी ए क्यू, कोण सी ए क्यू, कोण सी ए क्यू, देखिए सी ए क्यू, ये वाला कोण, इन वाली रेखाओं के बीच का कोण सी ए और ये क्यू, सी ए और क्यू, यानी सी ए और ए क्यू के बीच का कोण दिया गया है आपको 70 डिग्री। कितना दिया है? 70 डिग्री। अब ये क्वेश्चन हल करना इतना आसान नहीं है भाई, पहले ही क्लियर कर दूं। ये क्वेश्चन हल करने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग एक्स्ट्रा चलाना पड़ेगा। आप अगर ज्योमेट्री में थोड़े एक्सपर्ट होंगे तभी कर पाएंगे इसको। कैसे करें हल? पूछा क्या जा रहा है हमसे? हमसे पूछा जा रहा है एबीसी, ए, अच्छा यहाँ बी है, एबीसी, ये कौन हमें ज्ञात करना है? एबीसी। अब देखिए कैसे करेंगे इसको, समझना जरा ध्यान से। हमें सबसे पहले क्या करना है? हमें ज्यामिति के ही कुछ नियमों का यहाँ पर प्रयोग करना पड़ेगा। तो हमने क्या कर दिया? हमने इन वाली जो त्रिज्याएं थी, भाई केंद्र से परिधि को मिलाने वाली लाइन क्या होती है? त्रिज्या। हमने इन त्रिज्याओं को मिला दिया, ओ ए और ओ सी। आपको कोई थ्योरी नहीं लिखनी है, आपको सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन हल करना है, वो आप समझ जाएंगे कैसे किया जाएगा। अब आपने जैसे ही त्रिज्याएं मिलाई तो एक बात ध्यान देना, एक त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, त्रिभुज ओ ए सी, गौर से देखिएगा, एक त्रिभुज आपको दिख रहा होगा ओ ए सी, ओ ए सी, ये वाला त्रिभुज देखिए ध्यान से। ये त्रिभुज थोड़ा सा आउटलाइन करके दिखाता हूं आपको, ये वाला त्रिभुज दिख रहा है ओ ए सी। ओ ए सी त्रिभुज में ओ सी और ओ ए दोनों त्रिज्याएं हैं, और एक वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं, अलग अलग नहीं हो सकती। यानी त्रिभुज ओ ए सी में दो भुजाएं बराबर हैं। जब दो भुजाएं बराबर हैं तो इस त्रिभुज को हम बोल सकते हैं कि यह समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। समद्विबाहु त्रिभुज में जो दो भुजाएं बराबर होती हैं उन्हीं के सम्मुख कोण यानी सामने वाले कोण भी, जैसे ये भुजा और ये भुजा बराबर है तो इसके सामने का कोण ये और इसके सामने का कोण ये, दोनों कोण भी बराबर होते हैं। ऐसे ही हमारे इस त्रिभुज में ये और ये लाइन बराबर है तो इनके सामने का कोण यानी ये वाला कोण और इधर साइड से ये वाला कोण दोनों बराबर हो जाएंगे। जब ये कोण बराबर होंगे, अब आप समझना, देखो कैसे हम क्वेश्चन को हल करेंगे, बहुत ही इजी होगा। जब ये कोण बराबर होंगे तो भाई एक बात बताएं आप मुझे, एक नॉर्मल सी बात बताएं। अच्छा, एक प्रमेय और आपको यूज करनी पड़ेगी। एक प्रमेय ये होती है कि वृत्त की स्पर्श रेखा पर अगर हम त्रिज्या को ऐसे स्पर्श बिंदु से मिला दें तो यहाँ 90 अंश का कोण बनता है। कितने अंश का? 90 अंश का। तो हम क्या कर रहे हैं, केंद्र से यहाँ देखिए ए वाले बिंदु, स्पर्श बिंदु को मिला दिया हमने। तो ध्यान से देखना भाई मेरे, ये पूरा कोण, ये पूरा कोण, ये वाला, ये पूरा कोण होगा 90 अंश का। कितने अंश का? 90। अब आपको कुछ ज्यादा ही लाइनें दिख रही होंगी इसलिए मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं इसको। आउटलाइन जो की थी मैंने इसको मिटा देता हूं, है ना। यहां पर इस जगह पर आपको दोबारा से सही समझ में आ जाएगा पूरा। भाई आपका हक है समझने का तो पूरा समझिएगा कायदे से। मेन सवाल यही इसी बिंदु पर खत्म हो रहा है आपका। देखिए मेरे भाई, आपको ये वाला कोण दिया गया था, ये पूरा कोण कितना अंश दिया गया था? 70 अंश दिया गया था। समझना मेरे भाई बात, ये वाला पूरा कोण सी ए क्यू दिया गया था 70 अंश, है ना। और मैंने आपको बताया कि ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन ओ ए, ये आपकी स्पर्श रेखा के साथ 90 अंश का कोण बनाएगी। अब ध्यान से देखो, यहां से यहां तक का कोण, मैं थोड़ा सा वीडियो को जूम करके आपके पास पहुंचा दूंगा, इस हिस्से को आपको समझना है। यहां से यहां तक का ये कोण है 70 और ये बचा हुआ कोण अगर आप ज्ञात करें, देखो पूरा है 90, पूरा कोण कितना है? 90। यहां से पूरा 90, ओ ए क्यू पूरा 90 है, और ये वाला सी ए क्यू 70 है, तो ओ ए सी यानी ये बीच वाला हिस्सा कितना बचा? 90 में से 70 कम हो जाएगा, क्योंकि इधर का 70 निकल जाएगा। देखो इधर का 70 निकल जाएगा ये वाला, तो बचेगा ये इधर का,
कितना 20 बचेगा। कितना बचेगा 20। अभी अभी आपको मैंने बताया कि ये दोनों कोण बराबर होंगे, तो ये भी हो गया कितना 20। अब ये आ गए आपके 20-20। सबसे कठिन सवाल आज की वीडियो का यही है, ये आपके 20-20 आ गए ना। अब ये 20-20 आ गए तो अब इस त्रिभुज में OAC वाले त्रिभुज में दो कोण आपको पता चल गए, तीन कोण आपको पता है कि तीनों कोणों का योग होता है 180, तो उनमें से दो कोणों का जोड़ हो गया 40। 20 और 20 कितना 40, तो 180 होने के लिए अभी कितना और बचा है 140, तो ये वाला कोण हमारा निकलेगा 140। कितना निकलेगा 140। ठीक है, इतना समझ लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। क्यों निकलेगा 140 एक बार और बताऊं भाई, तीनों कोणों का योग होता है 180, ये 20 है ये 20 है, 20-20 40। अब हमें 180 करना है तीनों को, तो ये बचा हुआ कितना होगा 140 होगा, तभी तो 140 और 40 मिलाकर 180 होगा कि नहीं होगा, तो ये आ गया 140। अब मेरे भाई कोण ये चाहिए आपको ये वाला कोण चाहिए। तो हम क्या लॉजिक लगाएं इसमें, वैसे तो बहुत सिंपल लॉजिक है। देखो आपने कुछ प्रमेय पढ़ी होंगी, मैंने BTC में भी पढ़ाई थी कि किसी जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। तो ये आपका 140 और ये डबल है, तो परिधि पर बना कोण कितना होगा 70। अब आपको ये कोण निकालना है और पहले ही दे दिया गया है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। कैसा चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने कोणों का योग होता है 180 अंश, तो ये 70 है तो ये हो जाएगा 110 अंश। कितना हो जाएगा 110 अंश। आमने सामने के कोणों का जोड़ होता है 180, तो आमने सामने वाले ये वाले दोनों आमने सामने के हुए कि नहीं हुए, 70 और 110 दोनों मिलाकर ही तो 180 होगा, तो ये 70 है तो ये 110 आएगा, यानी हमारा कोण ABC आएगा 110 अंश। भाई बात मानिए, इसके अलावा पूरी वीडियो में कोई सवाल कठिन नहीं है, अगर आप ये सवाल समझ गए तो आपका काम हो जाएगा। यूपी टेट में ये क्वेश्चन आप देख रहे होंगे 2018 में आया था, 2018 में, और आप एक इस क्वेश्चन से समझ सकते हैं कि ज्योमेट्री पढ़ना आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। एक साथ इतनी सारी प्रमेय किसी क्वेश्चन में नहीं लगती है जितनी इस क्वेश्चन में लग रही है। स्पर्श रेखा वाला प्रमेय लग रहा है कि स्पर्श रेखा पर बना जो कोण होता है, केंद्र से स्पर्श रेखा यानी त्रिज्या को मिला दिया जाए स्पर्श बिंदु से तो 90 अंश का कोण बनता है, ये एक प्रमेय लगी। समद्विबाहु त्रिभुज वाली दूसरी प्रमेय लगी। तीसरी प्रमेय लगी कि किसी जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि के बने कोण का आधा होता है। चौथी प्रमेय लगी कि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का जोड़ 180 अंश होता है। तब हमारा जाके ये आंसर आया है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, और आप इस क्वेश्चन के लिए जो मैंने प्रमेय बताई है ना, वो सारी प्रमेय इंडिविजुअली आप यूट्यूब पे सर्च करके पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है। नहीं तो मैं बता चुका हूं कि मैं अब इस टेट के बाद ही बेसिक से वीडियो बनाना शुरू करूंगा आगामी परीक्षाओं के लिए जो भी आपकी होगी। आप ये समझिए, आप टेट दे या कुछ भी दे, मैथ्स का कहीं ना कहीं यूज होता ही है। तो मैं अगली बार जो वीडियो बनाऊंगा उनमें कोई विशेष टाइटल नहीं डालूंगा, मतलब विशेष टॉपिक या विशेष एग्जाम से रिलेटेड नहीं बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा बेसिक मैथ की, ठीक है। आपको पढ़ना हो तो पढ़िएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से एक एक टॉपिक को उठाकर आपको समझाने वाला हूं। चलिए इस क्वेश्चन के बाद मूव करते हैं हमारे आज के अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद करता हूं थोड़ा बहुत ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। मैंने ये क्वेश्चन इसीलिए इस वीडियो में डाला था ताकि आपको पता चले कि ज्योमेट्री का कितना तगड़ा पोर्शन आपके पेपर में पूछा जा सकता है, और ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। लास्ट जो यूपी टीईटी का एग्जाम हुआ था वो 2019 में होने वाला था, जो कि जाके 20 में हुआ था, जनवरी में पोस्टपोन हुआ था उस टाइम पे भी, जैसा कि अभी पोस्टपोन हुआ था, ठीक है। तो ये समझिएगा ये आपका लास्ट एग्जाम में नहीं आया, लेकिन उससे पहले वाले में आया था, ठीक है। उससे पहले वाले में जस्ट ये वाला क्वेश्चन आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन रहेगा आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा ये क्वेश्चन थोड़े इजी होते हैं, इनको देखिएगा, डायरेक्ट फॉर्मूले पे आधारित क्वेश्चन है, ठीक है। इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको। अब जो क्वेश्चन लिख के आ रहा होगा, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इसको हल भी कर दें, तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा। प्रश्न हमारा है कि एक बहुभुज के अंत्य कोणों का योग है 2160 अंश, बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी। तो बहुत ही इजीली क्वेश्चन आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, आंसर दीजिए सबसे पहले, तो आप सबसे पहले आंसर कीजिए इसके लिए।
देखें कितने लोगों का आंसर आ रहा है। ठीक है, तब तक आप आंसर दें, थोड़ा सा पानी पी के आता हूँ। तो आई गेस आप में से कई सारे लोग आंसर दे चुके होंगे इस वाले क्वेश्चन का। वैसे तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी बहुभुज के अंतः कोणों का योग जो है वो 2160 अंश है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। भाई मेरे बहुभुज की भुजाओं की संख्या यानी n निकालनी है। एक फॉर्मूला छोटा सा, बहुभुज बहुभुज के अंतः कोणों का योग, बहुभुज के अंतः कोणों का योग मेरे भाई होता है, कितना होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री। अब ये अगर आप फॉर्मूला याद रखते हैं, आप इजीली किसी भी क्वेश्चन को यहां से इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको योग दे रखा है उन्होंने 2160 अंश बराबर n-2 इंटू 180 डिग्री। अब मेरे भाई एक बात बताइए, आपको भुजाओं की संख्या निकालनी है और भुजाओं की संख्या इसमें ये n होता है, क्या n होता है भुजाएं। 180 को उठाकर यहां ले आओ, 2160 के नीचे आ गया आपका 180 बराबर n-2। देखिए जीरो कट गया, 18 से भाग करो इसको, 18 एकम 18, 18 3 21 होता है, तो 18 दूनी 36, 12 बचा, 12 बराबर n-2। ये 2 उठाकर इधर लाओ तो 12 प्लस 2 बराबर रह जाएगा सिर्फ n, यानी हमें साफ दिख रहा है 12 2 होता है 14, 14 बराबर n, यानी n बराबर 14। भुजाओं की संख्या क्या है, 14। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। बताइए इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन होगा कोई? तो आप इस सूत्र को याद रख लें, बेसिकली बस इस पे आधारित क्वेश्चन आप आए तो आप तुरंत कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में बहुभुज से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो आप इस सूत्र को एकदम परफेक्टली याद कर लें थोड़ा सा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगली आकृति आपके सामने छपके आ रही होगी। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, लेकिन बहुत आसान है। अब मैंने बोला कि इतने कठिन नहीं आएंगे। कह रहे हैं कि दी गई आकृति में x और y के मान क्रमशः हैं। तो थोड़ा सा लैंग्वेज पे ध्यान दें, क्वेश्चन की लैंग्वेज पे। मेरा काम सिर्फ आपको गणित के आंसर निकलवाना नहीं, बल्कि आपका आंसर सही टिक करवाना भी है। आप देखेंगे तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान दें, x और y के मान क्रमशः, यानी x और y के क्रम से पूछे जा रहे हैं। पहले x का मान बताना है आपको, विकल्प में जो आप विकल्प चुने उसमें पहला मान x का होना चाहिए और दूसरा मान y का होना चाहिए, क्रमशः लिखा हुआ रेस्पेक्टिवली। तो यहां पर हम चित्र बना लेते हैं और इसको एकदम फटाक से निपटा देते हैं। देखिए एक त्रिभुज सा बना दिया गया है आपके समक्ष, ऐसे करके एक त्रिभुज बना दिया गया है, यूं कुछ, ठीक है, ऐसे करके एक त्रिभुज बनाया है। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो क्षमा करें, दोबारा से बना देता हूं भाई, क्षमा करें, क्षमा। ये लीजिए, एक ऐसे लाइन है, एक ऐसे लाइन है, बाद में ऐसे बना के मिला दिया, ठीक है। एंगल जो हमें दिए गए हैं वो इस पर फटाक से लिख लेते हैं हम लोग। ऊपर वाला जो है 80 अंश, 80 अंश, और ये वाला y, ठीक है। यहां 50 और इधर आपका है x। तो आपसे पूछा जा रहा है भाई मेरे x और y के मान क्रम से बताओ। तो एक बात बताइए, आपको ये बात पता है या नहीं, मुझे नहीं पता, मैं आपको बता देता हूं। अगर दो तिर्यक रेखाएं एक दूसरे को काटें तो भाई मेरे आमने सामने के कोण हमेशा बराबर होते हैं। आमने सामने वाले, ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। इनको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। यहां पर देखिए y किसके बराबर है, 80 के बराबर है। तो y का मान तो आपको तुरंत दिख गया, कितना है, 80। यही तो मैं कहना चाह रहा था, बाकी क्वेश्चन आपके लिए बहुत सरल हो जाएंगे। थोड़ी थ्योरम्स याद रखिएगा, थोड़ी कंसेप्ट याद रखिएगा। अगर दो ऐसी लाइनें एक दूसरे को काटती हैं तो ये आमने सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं। तो हमारा y कितने के बराबर हो जाएगा, 80 अंश के बराबर हो जाएगा। तो y की जगह हमने मिटा के लिख दिया 80 अंश, कितना, 80। अब अभी अभी हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था कि एक त्रिभुज के तीनों अंदर वाले अंतः कोणों का योग होता है 180। तीनों को जोड़ डालो, 80 प्लस 50 प्लस x बराबर 180। 8 5 13, ये हो गया 130 प्लस x बराबर 180। x का मान निकालने के लिए 130 को उधर ले जाओगे तो 180 में से 130 घट जाएगा। भाई मेरे कितना बचा, 50 अंश।
यानी x आया 50 और y आ गया हमारा 80। तो हमारा जो इसमें ऑप्शन सही है वो ऑप्शन ए सही है। कौन? ए। आप भूल कर भी ऑप्शन बी को टिक ना करें। हमसे x और y के क्रम से मान पूछे गए थे, तो x का 50 आ रहा है तो x का पहले लिखा होगा, क्योंकि क्रम से लिखा गया है ना नाम, तो x वाला पहले लिखा होगा, यानी 50 पहले लिखा जाएगा आंसर में, 80 बाद में लिखा जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ना कि बी। बी नहीं करेक्ट है, ए करेक्ट है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन हमारे आज की वीडियो के हो चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। लगभग 10 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में। ऐसे ही मजेदार से क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही आसान ये भी है। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न चित्र में, देखिए प्रश्न लिख के आ रहा होगा, निम्न चित्र में कोण बी बराबर जो है वो 70 अंश है, कोण सी बराबर 60 अंश है, ई बीसी का मध्य बिंदु है। ई जो है वो बीसी का क्या है? मध्य बिंदु है। एफ जो है ए बी का मध्य बिंदु है। तब एफ ई बी ज्ञात करो। एफ ई बी ज्ञात करो। भाई मेरे क्या क्वेश्चन है भाई, अरे भाई साहब क्या क्वेश्चन दे दिया आपको, 10th क्लास से उठा के क्वेश्चन रख दिया भाई है। क्या बात है, क्या बात है, वाह मजा आ गया सवाल सुन के। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आपने थोड़ा बहुत भी मैथ पढ़ा है तो आप तुरंत कर लेंगे, नहीं पढ़ा है तो मैं करवा दूंगा, है ना। थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो आप खुद कर लेंगे, नहीं पढ़ा है तो मैं किस लिए हूं फिर, यहां पर आप ही लोगों के लिए तो हूं। मध्य बिंदु की बात हो रही है, ये मध्य बिंदु मिलाने हैं आपको ऐसे, ठीक है ना। ये आपका जो है ये 70 अंश है और ये है 60 अंश। ठीक है, ए बी सी, ए बी सी, और हमारा हो गया ई एफ। क्या हो गया? ई एफ। अब ध्यान से देखिएगा, आपसे पूछा गया है कि कोण एफ ई बी, कोण एफ ई बी का मान कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, कोण एफ ई बी का मान कितना होगा। देखिए बहुत ही आसान और बहुत ही सरल क्वेश्चन है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% 10th क्लास का ही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हो सकता है 8th क्लास का भी हो। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, मैंने पूरी प्रमेय पढ़ा रखी है बीटीसी के लिए, थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय से ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आप 10th क्लास की एनसीईआरटी की बुक उठाकर देखेंगे तो जो त्रिभुजों की समरूपता वाला चैप्टर है ना, जिसका नाम है त्रिभुज, सिर्फ चैप्टर का नाम होगा त्रिभुज, आई थिंक 6 चैप्टर है, 6th चैप्टर, उसमें आपको बीपीटी समझाई गई है, बीपीटी उसी वाले चैप्टर से ये उठाया गया है। उस चैप्टर से मतलब डिट्टो क्वेश्चन नहीं मिलेगा, लेकिन वही कंसेप्ट यूज हो रहा है हमारा। थेल्स थ्योरम लग रही है यहाँ पर, बीपीटी लग रही है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, यानी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय यहाँ पर लग रही है। अब मैं बता देता हूं लग कैसे रही है। देखो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के अंतर्गत एक थ्योरम आती है जिसका नाम है, एक और प्रमेय आती है जिसका नाम है मध्य बिंदु प्रमेय। क्या है? मध्य बिंदु प्रमेय। और आप सोचिए आपसे कहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए मध्य बिंदु प्रमेय की अगर बात की जाए तो इस प्रमेय के अंतर्गत, देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए, इस चित्र में समझ लें। इस चित्र में समझ लीजिए, मध्य बिंदु प्रमेय ये कहती है कि यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं से होकर रेखा कोई खींची जाए, दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं से कोई रेखा खींची जाए, तो वो सदैव ही तीसरी भुजा के समांतर होती है मेरे भाई। किसके समांतर होती है? तीसरी भुजा के समांतर, और उसकी आधी होती है। याद रखना इस चीज को। अगर हम किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदु से कोई रेखा खींचे तो वो हमेशा तीसरी भुजा के समांतर आएगी, पैरेलल आएगी, और तीसरी भुजा की आधी होगी। ये हमारी होती है मध्य बिंदु प्रमेय, यानी मिड पॉइंट थ्योरम कहते हैं इसको इंग्लिश में। ये वाला क्वेश्चन आपका इसी थ्योरम पर बेस्ड है। देखिए थोड़ा सा उन्होंने चित्र को थोड़ा पलट के बना दिया है, आपका दिमाग घुमाने के लिए उन्होंने चित्र को थोड़ा सा पलट दिया है। बाकी यहाँ पर वही कंसेप्ट लग रहा है। ध्यान से देखिएगा कि इस वाले त्रिभुज को अगर हम ऐसे उठा के घुमा लें, वैसे आप घुमाए ना, ऐसे सोचे घुमा लें, ये आपको मध्य बिंदु दिए गए हैं कि नहीं दिए गए हैं? दो भुजाओं के मध्य बिंदु से ये लाइन जा रही है, तो ये जाहिर सी बात है इन दो भुजाओं के मध्य बिंदु से जा रही है, तो तीसरी भुजा के समांतर होगी, इस भुजा के समांतर होगी। जब इस भुजा के समांतर होगी तो भाई मेरे जो कोण ये है वही कोण तो ये होगा, वही होगा, बिल्कुल वही होगा। अगर हम दो ऐसी समांतर भुजाएं खींचे और ये त्रियक रेखा ऐसे खींच लें, तो आपको बताया था कि त्रियक रेखाओं में ये वाले कोण बराबर होते हैं, बताया था या नहीं?
जब मैंने अभी समांतर रेखा में ऐसे खींच के बताया था ये कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ये ट्याऊ ट्याऊ ऐसे ऐसे करके जो कोण बनते हैं वो बराबर होते हैं। लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा के सोचो, अपने दिमाग को थोड़ा आगे बढ़ा के सोचो, ऐसे देखो। अब बताओ ये कोण बराबर होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। इसीलिए मेरे भाई ये कोण अगर 60 अंश है तो ये कोण भी कितना होगा? 60 अंश ही होगा। इसमें कोई क्वेश्चन में करने यानी हल करने जैसी कोई चीज नहीं थी। आप बस समझदार होते थोड़े से तो ये आंसर आपके सामने, आपके आंखों के सामने लिखा हुआ था। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। यानी जो मैं बताता जा रहा हूं वो टॉपिक सारे पढ़ते जाना। आप कहीं से भी देख के मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ लें, ठीक है। मैं अभी नहीं बनाऊंगा इस पे वीडियो। मिड पॉइंट थ्योरम कहीं से भी देख के एक बार आप पढ़ लें प्लीज, ठीक है। आपका भला होगा। कहीं से भी देख के पढ़ लें। आप 10th की क्लास की किताब से ही पढ़ सकते हैं, 10th क्लास की किताब से। मध्य बिंदु प्रमेय को जरूर पढ़ लें। मध्य बिंदु प्रमेय को एक बार अपने दिमाग से समझ लें, यूपी टेट से पहले ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं मित्रों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला हमारा प्रश्न यहाँ पे लिख के आ रहा होगा, छप के आ रहा होगा, एक्चुअल में लिख के नहीं। क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, 30 मिनट में घड़ी की घंटे वाली सुई द्वारा घूमा गया कोण होगा। 30 मिनट में कितना कोण घूम जाएगी घड़ी की घंटे वाली सुई, हमसे ये पूछा जा रहा है। चलिए एक छोटा सा यहाँ पर देखिए, समझना मेरी बात को। घंटे वाली सुई पूरा राउंड लगाते समय कितना घूमती है? 1 घंटा घूमती है कि नहीं घूमती है? घंटे वाली नहीं, सॉरी, हाँ घंटे वाली सुई की बात हो रही है। देखिए ध्यान से समझिएगा, जो हमारी घंटे वाली सुई होती है समझना, मिनट वाली की बात होती तो बहुत इजीली क्वेश्चन आप सॉल्व कर देते। यहाँ घंटे वाली की बात हो रही है, यानी 12 घंटे में। देखिए मैं थोड़ा सा घड़ी आपको बना के दिखा देता हूं। ये घंटे वाली सुई यहां से 12 से शुरू हुई, ठीक है, ऐसे, और पूरा यहां से जब 12 बजे गए आके आपके, तो मतलब 12 घंटे घूम चुकी होगी। कितना? 12 घंटे घूम चुकी होगी। यानी ये सुई 12 घंटे में पूरा घूम गई, यानी 360 अंश। 12 घंटे में घूम गई 360 अंश, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है 30 मिनट में। अच्छा 12 घंटे का मतलब क्या हुआ? 12 इंटू 60 इतना मिनट हो गया भाई। हमने घंटे को मिनट में चेंज कर दिया। इतने मिनट में घूम गई 360 अंश। फिलहाल हमने कुछ परिवर्तित नहीं किया, बस 12 घंटे को मिनट में बदल दिया। अब हमने यहां से निकाला कि 1 मिनट में कितना घूमेगी? 360 बटे 12 इंटू 60। भाई एक एक नियम लगा दिया, कम में गए भाग कर दिया। काट दो इसको, 60 से काटेंगे तो 6 बार, ठीक है। 36 आपका 60 6 36, ठीक है, 6 बार कटेगा। और हमारा निकल के आया कि 1 मिनट में जो सुई घूम रही है वो घूम रही है 6 बटे 12 बार। हमें 30 मिनट में निकालनी थी। 30 मिनट में एक एक नियम फिर से लगा रहे हैं। ज्यादा में जाने के लिए गुणा किया जाता है, गुणा कर दिया हमने 30 से। देखो 6 दूनी 12, 2 से काटा 15 मिनट। कितना आया? 15 मिनट हमारा आंसर यहाँ पे करेक्ट है। एक बार फिर से समझ लो, 12 घंटे में 360 मिनट, 12 घंटे में 12 घंटे में 360 डिग्री, 360 अंश। ये समझिए 12 घंटे में कितना घूमती है? 360 अंश। तो 1 घंटे में कितना घूमेगी? उसके लिए हमने क्या किया, देखिए आप 1 घंटे से भी निकाल सकते थे, आप डायरेक्ट 12 घंटे से भी निकाल सकते थे। अच्छा चलो आपको थोड़ा और इजी मेथड समझा देता हूं, ताकि आपको ये ना लगे कि ज्यादा बड़ा हो गया, ज्यादा लंबा हो गया। चलो कोई बात नहीं, होता है, कभी कभी हो जाता है भाई। मेरे दिमाग में जो आता है मैं सबसे पहले वही बता देता हूं। लेकिन हालांकि सही बात है कि स्टूडेंट के समझ में आना चाहिए, ऐसा मेथड बताया जाए ऐसा ही मेथड बताना चाहिए जो लोग समझ सके। तो इजिली थोड़ा सा करते हैं इसको। 12 घंटे में, लो ऐसे समझ लो, 12 घंटे में 360 अंश घूमता है। आपका जो घड़ी है उसमें घंटे वाली सुई 360 अंश घूमती है 12 घंटे में। भाई 12 से शुरू हुई, वापस 12 आने में 12 घंटे बच जाएंगे कि नहीं बच जाएंगे? तो 12 घंटे में घूमेगी 360 अंश। एक पूरा सर्कल राउंड मार दिया, एक पूरा वृत्त लगा दिया राउंड, तो एक वृत्त बनाता है 360 अंश का कोण। हमने एक एक नियम लगाया और हमने निकाला 1 मिनट में कितना घूमेगी भाई। तो ये 1 घंटे में कितना घूमेगी? ये 12 घंटे थे। हमने क्या किया, यहां से एक एक नियम लगा के कर दिया 1 घंटा। 1 घंटे में कितना घूमेगी? 360 बटे, देखो 12 से हो जाएगा भाग, एक एक नियम। ज्यादा से कम में जाने के लिए भाग करते हैं, कर दिया भाग। 12 तिया 36, 30 डिग्री। 1 घंटे में घूम रही है कितना? 30 डिग्री। अब देखो आपके लिए इजी है कि नहीं है? 1 घंटा मतलब क्या होता है? 1 घंटे में कितना मिनट होता है? 1 घंटे में होता है 60 मिनट।
तो 60 मिनट, हम या तो 1 घंटा बोल ले या उसको 60 मिनट बोल ले। तो 1 घंटे में 30 डिग्री, 60 मिनट में भी बोलेंगे 30 डिग्री। तो भैया 30 मिनट में कितना घूमेगी, जस्ट आधा कर दो। 30 मिनट में देखो 60 मिनट में 30 अंश घूमती है, तो 30 मिनट में 15 अंश घूमेगी, आधा कर दिया हमने। देखो अब इजी लगा आपको, अच्छी बात है, वीडियो लाइक कर दीजिएगा अगर इजी लगा हो। 1 घंटे में 30 अंश यानी 60 मिनट में 30 अंश, हमें निकालना था 30 मिनट में, तो 60 का आधा कर दिया 30, यहां भी आधा रह जाएगा 15। क्लियर, अब समझ में आया होगा आपको। ऐसे ही निकालते हैं इनको, टेंशन मत लीजिए, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं। 1-2 बार आप अपनी पेन को उठाकर इनको हल करें, साहस दिखाएं, आप तुरंत सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा 9th क्वेश्चन, इस वीडियो का, आज की वीडियो का 9th क्वेश्चन, एक चित्र बना हुआ है, एंगल दिया गया है आपको, ऐसे करके समझिएगा थोड़ा सा है। और ये यहाँ पर जो आपका कोण बनेगा, आप जो इनको हम कहते हैं संलग्न कोण, एडजेसेंट एंगल। ठीक है, जो हमारे इंग्लिश मीडियम के मित्रगण हैं, एडजेसेंट एंगल बोलते हैं इनको। ठीक है, देखिए पहले चित्र को थोड़ा सा सही बना दूं। ये आपका चित्र बना हुआ है ऐसे कुछ, और ये कोण आपको दिया है 2x - 50 और 2x - 30, 2x - 30 और 2x - 50 भाई। और हमसे पूछा जा रहा है इसमें x के किस मान के लिए AOB एक सरल रेखा होगी। तो भाई मेरे इसमें इन्होंने इसको B बोला है, इसको O बोला है, उसको A बोला है। आपके सामने क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। x के किस मान के लिए AOB एक सरल रेखा होगी। अब मेरे भाई देखो, यहां पर ये एक रेखा है नहीं, उन्होंने कंडीशन आपके दिमाग के साथ थोड़ा सा खेलना चाहा है। उन्होंने बोला है कि ये एक सीधी रेखा होगी, x का कौन सा मान होगा जिसके लिए ये एक सीधी रेखा होगी। तो अगर ये एक सीधी रेखा होगी, सिंपल सी समझना बात, मैं आपको बता चुका हूं, एक सीधी रेखा पर अगर ऐसे कोण बना दे तो उनका जोड़ होता है 180 अंश। यहां भी 2 कोण बन रहे हैं बीच में। अब भाई ये हालांकि सीधी रेखा है नहीं, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है x के किस मान के लिए होगी सीधी रेखा। तो हम क्या करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि ये एक सीधी रेखा है, तो इस पे बने दोनों कोणों का जोड़ होना चाहिए 180। तो हमने क्या किया, 2x - 30 प्लस 2x - 50 बराबर कर दिया 180। भाई आप लोग हमसे पूछ रहे थे कि x के किस मान के लिए ये सीधी रेखा होगी, हमने उठाकर दोनों को जोड़ के 180 के बराबर रख दिया, क्योंकि एक सीधी रेखा पर बने कोणों का जोड़ 180 होता है। हमने भी मान लिया कि ये सीधी रेखा है, जैसा पूछा गया था वही मान लिया। उसके बाद हमने क्या किया, हमने 2x और 2x को जोड़ा और कर दिया 4x, और माइनस माइनस वाले भी जुड़ जाते हैं तो हो गया माइनस का 80, तो बराबर में आ गया 180 आपका। तो 4x बराबर क्या हो गया, ये 80 उधर गया तो हो गया आपका, सॉरी 80 उधर जब आपका जाएगा तो प्लस हो जाएगा जाके, तो 180 प्लस 80 यानी ये आपका हो गया जाके 8 8 16 260 अंश। कितना हो गया, 260 अंश। तो हमने यहां से निकालना चाहा x का मान, तो 4x बराबर है 260 अंश। तो भाई मेरे x बराबर हो जाएगा 260 बटे 4, 4 से काटो इसको, 4 से काटेंगे 4 छिंग 24, 2 बचा आपका 20 हो गया, 4 पंचे 20, यानी x बराबर आया आपका 65 अंश। कितना आया, 65। विकल्प में है, ओ हो, थोड़ा सा कहीं गड़बड़ हो गया मामला, 65 अंश आना चाहिए था भाई, कुछ गड़बड़ लिख लिया क्या मैंने। हाँ जी भाई, देखिएगा मेरी यहाँ पे भाई कोई गलती नहीं है, अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि यहाँ पर असल में आप भी देख पा रहे होंगे क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग, आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आएगा 65 अंश। ठीक है, और ऐसा कोई भी विकल्प यहाँ पे नहीं दिया गया है। मैं आपको विद रीजन आपको समझा दूंगा क्यों आएगा 65 अंश। देखिए ध्यान से, अगर हम यहाँ पर 65 रखें तो आएगा 65 दूनी होता है 130, तो ये वाला कोण कितना बनेगा, 130 में से अगर आप घटा दे कितना 30 तो बचेगा 100, ये वाला कोण बना 100 अंश। 130 में से अगर आप घटा दे 50 तो 130 में से अगर आप 50 घटाएंगे तो भाई ये बचेगा 80। जोड़ लो दोनों को, 100 और 80, 180, एक सीधी रेखा बन रही है कि नहीं। जब कोण आ रहा है 180 तो बनेगी सीधी रेखा। असल में क्वेश्चन आप करिएगा, उन्होंने गड़बड़ कहां किया है क्वेश्चन को। देखिए हमारा आंसर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एकदम सही है, लेकिन आपको जो विकल्प दिए गए उनमें अगर मैच करवाना है तो आपको सिंपल यहां पर 30 प्लस का लेके सॉल्व कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा, आपका विकल्प मैच कर जाएगा। तो ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए डाला था, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट था, बिल्कुल
अपने ऊपर पूरा विश्वास रखें, ठीक है, आप अपने ऊपर पूरा विश्वास रखें, आपका आंसर एकदम सही आएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे प्लस लेके चलेंगे तो जो विकल्प दिए गए हैं वो मिल जाएंगे आपको, उनमें से एक आंसर आपको मिल जाएगा। आप ऑप्शन को कमेंट करके बता सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में आप अपना जो आंसर है वो बता सकते हैं। ठीक है, कमेंट करके जो भी 50, 60, मुझे लग रहा है यही ऑप्शन थे ना, कुछ 60 तो नहीं था, 30, 40, 45, 50 में से जो भी आप विकल्प आपको सही लग रहा है वो बता सकते हैं। ठीक है, 40 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। ठीक है, बस जो हमने किया है ना वो हमारे जो चित्र में इन्होंने जो गलती दी है ना उसके अकॉर्डिंग एकदम करेक्ट है। आप यहां पर प्लस करके सॉल्व करो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा जो भी ऑप्शन में है उनके अकॉर्डिंग। बाकी हमारा ये गलत नहीं है, एकदम सही है। ठीक है, परेशान बिल्कुल ना हो, जब आप कंसेप्ट सही यूज करेंगे तो आंसर सही आएगा। तो दोस्तों चलते हैं आज के वीडियो के आखिरी प्रश्न यानी 10वें क्वेश्चन की ओर। आज की वीडियो का लास्ट हमारा प्रश्न जो है देखिए आपको लास्ट प्रश्न दिख रहा होगा यहाँ पर, यह भी यूपी टेट में 2013 में पूछा गया था। चित्र में एबीडी और सीबीडी परस्पर हैं। जो मैंने अभी आपको बताया था ना संलग्न, ठीक है, संलग्न का मतलब होता है एडजॉइनिंग होता है, असल में थोड़ा सा इंग्लिश हिंदी मिस्टेक हो गया था। एडजेसेंट जिसको हम बोलते हैं एडजेसेंट, वो अभी आपका निकल के आएगा यहाँ पर, उसको हिंदी में प्रॉपर क्या कहते हैं। पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूं इसका नाम, ए बी डी और यहाँ पर है सी। आपसे देखिए कहा जा रहा है कि इस चित्र में कोण एबीडी एंड कोण कौन सा सीबीडी, एबीडी ये वाला कोण और सीबीडी ये वाला कोण, ये दोनों कोण किस प्रकार के कोण हैं। तो भाई मेरे, जब भी आपको एक पूरे कोण में से तोड़ के कोण दे दिया जाता है, ऐसी स्थिति दे दी जाती है, एक पूरे अधिक कोण में से तोड़ के कोण दे दिए जाए, अधिक कोण मतलब 90 से ज्यादा 180 से कम, अधिक कोण में से ऐसे तोड़ के दो कोण बना दिए जाएं, तो ऐसे कोणों को हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल यानी आसन्न कोण। इनकी हिंदी क्या होती है, आसन्न कोण। क्या बोलते हैं इनको हिंदी में, आसन्न कोण। इंग्लिश में बोलते हैं एडजेसेंट एंगल और हिंदी में बोलते हैं आसन्न कोण। तो हमारा यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा आसन्न कोण, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए आपका 10वें का आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट है। तो दोस्तों आज के हमारे जो प्रश्न है वो यही समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूं कि मैंने जो भी क्वेश्चन आपको करवाए हैं आपको समझ आए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में सबसे जरूरी काम इसको शेयर जरूर कर दें, अपने फैन फॉलोइंग में, अपने आसपास के साथियों में इसको शेयर कर दें, ताकि हमारी वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे चैनल से जुड़ सके। आप लोग सपोर्ट देंगे तभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ पाएंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।